डियर फ्रेंड्स, आज जो केस मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वह भारत के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स या इंसैनिटी ऑफ द पर्सन या पागलपन व्यक्ति का और उसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। यानी कि अगर कोई आदमी पागल है या इंसेन है तो उसकी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी किसी भी क्रिमिनल एक्ट में क्या होगी, यह डिस्कस करने का है। बहुत से ऐसे केस लैंडमार्क हुए हैं। उनमें से एक लैंडमार्क केस बॉम्बे में 1968 में हुआ, यानी कि 1968 में उसको पकड़ में आया, जिसका नाम था रमन राघव। और इसके कई एलियास थे, जैसे सिंधी दलवाई, तंबी तलवाई, अन्ना वेलुस्वामी इत्यादि इत्यादि। यह बम्बे के आउटस्कर्ट्स में रहता था और ये बहुत ही नटोरियस सीरियल किलर हुआ। ये जो लोग फुटपाथ पे सोते थे उन लोगों को इसके पास एक लोहे की छड़ी रहती थी, उस पे सिर पे मार के और उनको मार देता था हेड इंजरी से। और फिर जो भी उनकी कुछ है जेब में उसको निकाला और अपने काम पे चला। यह 65-66 में काफ़ी इसने लोगों को मारा। फिर थोड़ा सा एक शांत पीरियड आया और 68 में फिर इसने अपनी कार्रवाई पेश कर दी। बीच में हो सकता है उसने ऐसी जगह पर अपराध किए हों, बॉम्बे में न किए हों, आसपास में किए हों, जो बॉम्बे पुलिस की नोटिस में नहीं आया या पुलिस की नोटिस में आया ही नहीं। उसके खुद के कन्फेशन के अनुसार उसने 41 लोगों को मारा, 41 लोगों को मारा। और यह उसने स्वयं स्वीकार किया जब वो पकड़े गए। तो इनके बारे में बहुत डिबेट रही कि यह पागल या इंसेन व्यक्ति है कि नहीं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 1843 में एक मैकनाटन नाम के व्यक्ति ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन उनको चारिंग क्रॉस सेंटर लंदन में मारने की कोशिश की थी, गोली मार करके। लेकिन ये मैकनाटन सफल नहीं हुए और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तो बच गए, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे सर ड्रमंड, वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई। और जब वो पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि वो तो पागल व्यक्ति है और उसने पागलपन में ही उस व्यक्ति को मारा था, क्योंकि वह अपने आप को इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर समझता था। इसको डिलीजन्स ऑफ ग्रैंडियर्स बोलते हैं, जो सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी में अक्सर होता है। और वो उसी से पीड़ित था और वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन समझता था। और इसलिए उसने कहा कि मेरी सीट पे आदमी इल्लीगली क्यों बैठा है, इसको मार देना चाहिए। और उसने चारिंग क्रॉस पे उन पर फायर किया और लकीली वो बच गए और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ड्रमंड की डेथ हो गई। तो उसी केस के बाद में यह 1843 में मैकनाटन रूल बना और वही हिंदुस्तान का जब 1860 में इंडियन पिनल कोड बना तो सेक्शन 84 में हुक टू हु उसको इंक्लूड कर लिया गया। उसकी स्प्रिट ये थी कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है
ए पर्सन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम जो है वह ऐसी मानसिक स्थिति में है कि वो गलत और सही का अंदाज़ नहीं कर सकता, या दूसरे शब्दों में उसकी रीजनिंग और जजमेंट की पावर इतनी ज़्यादा इम्पेयर हो चुकी है कि वह ठीक और गलत के अंदर अंतर नहीं कर सकता। वो अपनी तरफ से तो ठीक ही करता है, पर वो कॉन्ट्ररी टू लॉ होता है, लॉ के विपरीत होता है, और उस लॉ को समझने की, इंटरप्रेट करने की उसकी जो कैपेसिटी है वह समाप्त हो चुकी होती है मानसिक कारणों से। ये ज़रूरी है। कोई ज्ञानवश भी हो सकता है तो लागू नहीं कर सकता। मानसिक कारणों से, मानसिक विकार से अगर वो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति है तो वह व्यक्ति अपने एक्ट के लिए, क्रिमिनल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और उसको एक कैद के सिवाय कहीं ट्रीटमेंट के लिए मेंटल असाइलम में भेजा जाएगा। वही प्रश्न इसमें उठा। इनका मेडिकल चेकअप किया गया, और पहला मेडिकल चेकअप जो किया वो मेरे मित्र, बहुत ही मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे, डॉक्टर C.A. फ्रैंकलिन। तो C.A. फ्रैंकलिन साहब ने इनका पहला मेडिकल एग्जामिनेशन किया, और उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति मीन्स साइकोसिस की डेफिनेशन में नहीं आता, पागलपन की डेफिनेशन में नहीं आता। ये सब बात को समझता है, और समझता ही नहीं, ये स्टैंड को भी फेस कर सकता है, ट्रायल को भी स्टैंड कर सकता है। सॉरी, ऐसा होता है कि ट्रायल, ये भी देखना होता है कि वह आदमी ट्रायल को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। उस पर कोर्ट केस चल रहा है, ट्रायल हो रही है, क्या उसकी समझ में वो सब आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ट्रायल को स्टैंड कर सकता है, और ये किसी भी तरह से सेक्शन 84, क्योंकि मैकनाटर रूल को हमारे यहाँ सेक्शन 84 में लिया गया कि कहीं भी ये सेक्शन 84 के हिसाब से पागल नहीं है, इसलिए उसे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उस पर ट्रायल की गई। सेशंस कोर्ट में ट्रायल हुई, बॉम्बे जो सेशंस कोर्ट थे वहाँ पे उन पर ट्रायल हुई, और ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दे दी। अब हर फांसी की सज़ा में जैसा होता है कि उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से होता है, तो वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाके फिर उन्होंने इंसैनिटी की, पागलपन की डिफेंस प्ली अपने लिए ली। अब ये वक्त है जब हमें भी कांटेक्ट किया गया। मैंने नया ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, प्रोफेसर जगदीश चंद्रा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, तो अचानक कुछ लोग उनके पास में आए, ये 70s की बात है, 72 रहा होगा, और उन्होंने आकर के इस समस्या को बताया। क्योंकि जब डॉक्टर C.A. फ्रैंकलिन ने एग्जामिनेशन किया था तो वो पुलिस सर्जन थे, और पुलिस सर्जन के अंतर्गत इंडियन लुनेटिक एक्ट में जितने भी मेंटल हॉस्पिटल वगैरह आते हैं, जितना भी मेडिको लीगल वर्क आता है, सब उनके अंडर में ही हुआ करता था, और वो काफ़ी लंबे समय से इस काम को कर रहे थे, और उनको काफ़ी इसकी समझ थी। प्राय फोरेंसिक वाले ही इंडियन लुनेटिक एक्ट के अंडर में जितने भी पागल लोग आते थे, उनके एडमिशन का, डिस्चार्ज का, वही लोग देखा करते थे। दूसरा, उन्होंने MD लखनऊ से किया हुआ था फोरेंसिक मेडिसिन में, और MBBS उन्होंने किया हुआ था नागपुर में। वो 10 साल नागपुर में भी रहे, औरंगाबाद में भी 8-10 साल रहे, और 20 साल के बाद में वो बॉम्बे में आकर के वहाँ पे, ये सारी महाराष्ट्र सर्विसेज में था, तो बॉम्बे में आकर के बन गए वो पुलिस सर्जन, वहाँ पे आके बन गए थे। तो इसलिए उनकी तरफ से तो यही था कि मैं बिल्कुल आधिकारिक रूप से, और वो काफ़ी समय से करते आए, और फोरेंसिक मेडिसिन में स्पेशली इसका अलग से पेपर भी होता है, और इसको पढ़ाया भी जाता है, और केस भी दिया जाता है हमेशा एग्जामिनेशन में। फोरेंसिक सेक्रेटरी एक सब स्पेशलिटी है फोरेंसिक साइंस की या फोरेंसिक मेडिसिन की, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था, उसमें क्वालिफाई भी थे, MD फोरेंसिक मेडिसिन। तो ये सब जो सेशंस कोर्ट थे उन्होंने उसको माना। जब हाई कोर्ट में हुआ, क्वेश्चन आया, तो इसी विषय के लिए
प्राइवेटली डिस्कस करने के लिए, और फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, तो वो डिस्कस करने के लिए हमारे पास में आए थे कि भाई ऐसे क्या इसमें होना चाहिए, वस्तुस्थिति किस उसको माना जाए कि नहीं माना जाए। तो ये सब बातें हमने भी उनको बताई थी, और साथ में ये भी बताया था कि देश में पूरे कोई ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है साइकेट्री के उस टाइम में बहुत कम लोग साइकेट्री के अवेलेबल हुआ करते थे, इसलिए। और नई साइकेट्री एक सेपरेट सब्जेक्ट है एमबीबीएस करिकुलम में, वो जनरल मेडिसिन के साथ ही पढ़ाया जाता है। तो अभी ये स्पेशलिटी इतनी डेवलप नहीं है कि हर जगह पे इंडियन इंडिपेंडेंट साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हों मेडिको लीगल वर्क करने के लिए, इसलिए जनरल फॉरेंसिक मेडिसिन की ये वही उनकी मदद करते हैं। इनके साथ एक एडवांटेज और थी डॉक्टर सीए फ्रैंकलिन को, कि उनके साथ में एक ऑनररी कंसल्टेंट, क्योंकि बम्बई में ऑनररी कंसल्टेंसी का बहुत रिवाज था उस वक्त। ऑनररी प्रोफेसर्स हुआ करते थे तमाम ग्रांट मेडिकल कॉलेज हो या नायर मेडिकल कॉलेज हो, और उसी तरह से उनके ऑफिस के साथ भी ऑनररी साइकेट्रिस्ट अटैच थे। तो उन साइकेट्रिस्ट ने भी इनके साथ मिलकर के ओपिनियन दिया था। तो ये तो नहीं कह सकते कि साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये साइकेट्रिस्ट प्लस फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट का दोनों का एक जॉइंट ओपिनियन था। पर अदरवाइज भी जो फॉरेंसिक मेडिसिन के लोग थे वो ओपिनियन दिया करते थे उस ज़माने में। तो ये सेशन कोर्ट ने इस प्ली को माना और कहा कि ठीक है, ये इनकी ओपिनियन ठीक है, उसको कोई साइकोसिस नहीं है, उसको कोई इस तरह की मानसिक बीमारी नहीं है कि वो नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस एक्ट की नहीं समझ पाए या राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। तो उसको उन्होंने फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट ने दे दी। हालांकि एक डॉक्टर उनके डिफेंस में अपीयर हुए थे, जिन्होंने डॉक्टर पाटकर जो नायर हॉस्पिटल में काम करते थे, वो उसको जाके जेल में मिलने गए, और उनके साथ में जो डॉक्टर सीए फ्रैंकलिन भी गए थे, और उनका इंटरव्यू लेके उनका ओपिनियन था कि वह उनकी मानसिक स्थिति ख़राब है, वो सिजोफ्रेनिया से पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं, जो कि एक पैराफ्रेनिया है। तो इस तरह का उन्होंने ओपिनियन दिया था, इसलिए वो स्टैंड ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने इनकी बात को माना और उनको फांसी की सज़ा सुना दी। अब उसके बाद में ये गए हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में इनका जो है फिर हाई कोर्ट ने पहले तो जब ये डिस्कशन आया तो एक मेडिकल बोर्ड, वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे महाराष्ट्र के, उनको उन्होंने कहा कि साहब आप एक बोर्ड बनाइएगा जो इनको एग्जामिन करेगा। उसी वक्त उसी पीरियड के आसपास में ये लोग मतलब वो लोग, या अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, कुछ लोग हमारे पास आए थे, क्योंकि फ्रैंकली साहब भी हमारे यहाँ काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहते थे एग्जामिनेशन में, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में, और हमारे पीजी एग्जामिनेशन तो आते ही थे। काफ़ी ज़्यादा उनसे हमारा बहुत अच्छा संपर्क था, दिल्ली में आना जाना उनका लगा रहता था। तो वो जो लोग हमसे भी पूछने आए कि भाई आपका क्या ओपिनियन है, तो हम लोगों ने वही ओपिनियन मेंटेन किया जो डॉक्टर सीए फ्रैंकलिन का था, कि नहीं वो आईएलए एक्ट के अंदर जो है बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में, और वो काम करते हैं, और हम सब लोग उस तरह से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में कवर होते हैं। और यहाँ भी पुलिस सर्जन सिस्टम उस वक्त था, तो यहाँ का भी हमने एग्जाम्पल वगैरह उनको दिया सारा, कि वो लोग भी क्लिनिकल काम करते हैं, हम लोग भी क्लिनिकल काम करते हैं, ऐसे करके उनको एडवाइजरी दिया था। तो कुछ पुलिस के प्रोसिक्यूशन के लोग थे जो हम लोगों से नेचुरली वो कंसल्ट करना चाहते ही हैं। तो उस तरह से हमने इस केस की हमको नॉलेज हुई कि इस तरह का केस कुछ चल रहा है, और काफ़ी बड़ी डिबेट इस पर चल रही है। बाद में ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी आया, तब भी जो तब ऑफिसर्स थे जो किस केस के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे भी उन्होंने फिर हमसे डिस्कस किया था क्या प्ली ले क्या नहीं है, उस तरह का चलता रहा। मेनली डॉक्टर जगदीश चंद्रा उस वक्त थे, लेकिन मैं इन्वेरिएबली उनके साथ में अटैच ही था ही उस वक्त। तो डॉक्टर फ्रैंकलिन ने जो है वहाँ पे जो अपनी एविडेंस उनको मान लिया गया और उनको डेथ सेंटेंस हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं एक बोर्ड बनेगा।
तो एक बोर्ड बना उसमें, और उस बोर्ड ने, इस बोर्ड के अंदर जो है 2 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर चंदोरकर नाम के थे और एक थे डॉक्टर मारफतिया। तो डॉक्टर चंदोरकर और मारफतिया ने कहा कि नहीं, यह पागल है, साइकोसिस है इसको, और ये नेचर और कॉन्सिक्यूटिव एक्ट की नहीं कर सकते, ये ट्रायल को स्टैंड नहीं कर सकते। उन्होंने सारा ओपिनियन इस तरह का दिया कि उनको ट्रायल पे नहीं कर सकते, उन पे आप केस नहीं चला सकते, बिकॉज उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से नहीं है, सेक्शन 84 में कवर होती है। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको कंसिडर करते हुए कहा कि ठीक है, इनको मौत की सज़ा को उन्होंने इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने के बाद में फिर वो उनको जेल में भेज दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज़ को मेंटेन रखा कि भाई जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वही रहेगा, इनको डेथ सेंटेंस नहीं होगा, और उनको यरवदा जेल में भेज दिया गया। और यरवदा जेल में वो काफ़ी रहे उसमें, और उनके जो डिफेंस में विटनेस अपीयर हुए थे, जिसको DW2 यानी कि डिफेंस विटनेस 2 कहा जाता है, डॉक्टर पाटकर, तो वो थे, नायर हॉस्पिटल में वो काम करते थे, और उन्होंने ही उससे बात करके स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, इनको सिजोफ्रेनिया, पहले आदमी थे वो जिन्होंने कहा कि भाई सिजोफ्रेनिया इनको है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, पैराफ्रेनिया में है, और इनको सज़ा नहीं दी जा सकती, इनकी ट्रायल स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने उसको, हालांकि कोर्ट ने खुद ऑर्डर देके किया था, लेकिन उसको इस सीमा तक माना कि भाई चलो हम इसको फांसी नहीं देंगे, डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे। बात एक ही है, नहीं तो आपको अगर वो मेंटल, अगर पागल कह के छोड़ते तो मेंटल असाइलम में जाता, और अगर आप सज़ा देते हो तो प्रिजन में जाता। मेरे ख्याल में प्रिजन में आदमी ज़्यादा सुखी रहता है बजाय मेंटल असाइलम में, क्योंकि वो बड़ी विकट स्थिति वाले मेंटल पेशेंट्स होते हैं, और उनके बीच में जीना कोई आसान काम नहीं होता। तो शायद उसके लिए ये ठीक ही था, वहाँ पे तो मेंटल असाइलम में रहे, और वो वहाँ काफ़ी टाइम तक रहा। जो डॉक्टर फ्रैंकलिन के साथ जो डॉक्टर थे जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये ट्रायल स्टैंड कर सकते हैं, ये मीन्स नॉर्मल माइंड, मीन्स ये साइकोसिस इनको कोई नहीं है, और किसी तरह की कोई मेंटल इनको डिसऑर्डर नहीं है जिससे कि ये ट्रायल न स्टैंड करे, तो डॉक्टर वैद्या थे, मैं उनका नाम भूल रहा था, डॉक्टर वैद्या थे। तो डॉक्टर वैद्या और फ्रैंकलिन ने ये जॉइंट ओपिनियन दिया था। डॉक्टर वैद्या जो थे वो साइकेट्रिस्ट थे, इंग्लैंड से ट्रेंड साइकेट्रिस्ट थे। तो इस तरह से ये केस बन जाता है कि भाई इसमें काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी प्ली ली गई दोनों तरफ से, साइकोसिस सिद्ध करने के लिए भी और उसको नॉर्मल सिद्ध करने के लिए भी। लेकिन फाइनली जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो यही दिया। काफ़ी जेल में वो रहे उसके बाद में, और 1995 में ही डाइड इन द जेल ऑफ द नेचुरल कॉजेस, रमन राघव है। लेकिन आज भी उसका नाम लोग जानते हैं क्राइम की दुनिया में, क्योंकि वो एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 41 आदमियों को मारा। और उस पर फिल्म भी बनी, उसमें नौकी किताबें भी लिखी हैं। अभी रिसेंटली भी एक फ़िल्म बनी रमन राघव पे, जिसमें नवाजुद्दीन, मैं एक्टरों के नाम ज़्यादा नहीं जानता, पर कोई एक्टर थे जो कहते हैं बहुत अच्छी एक्टिविटी उसमें की। तो इस तरह से ये कहानी थी रमन राघव की, बॉम्बे की, जिसने 41 आदमियों का मर्डर किया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।